तो गुजरात में कल दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे। मां हीराबेन से उन्होंने मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट करेंगे और प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो कर यह जता दिया कि मोदी लहर अब भी कायम है। तो क्या मोदी ने वोटर्स का मन बदल दिया है? क्योंकि अब बीजेपी की उम्मीदें जीत से आगे रिकॉर्ड जीत पर टिकी हैं और इसमें शक नहीं कि मोदी का असरदार संवाद और वाइब्रेंट गुजरात का कार्ड इस इलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे इसलिए जनता जनार्दन भाजपा पर। गुजरात भाजप એટલે સેવા, ગુજરાત ભાજપ એટલે માતાઓ બહેનો મહિલાઓની સુરક્ષા, ગુજરાત ભાજપ એટલે શાંતિ, ગુજરાત ભાજપ એટલે સમાજની તોડવા વાળી તાકાતો ઉપર જીવલેણ પ્રહાર કરવાની શક્તિ। सियासी समर सत्ता का संधान भर नहीं है, बल्कि वाद प्रतिवाद है और संवाद है। और चुनावी रण के पहले फेज को पार कर चुका ये मोदी का गुजरात है। अहमदाबाद के 50 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी का रोड शो एक रिकॉर्ड बन गया। यहाँ के चुनावी इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रोड शो था। करीब 4 घंटे का ये शो, जिसमें सिर्फ मोदी थे और चारों तरफ फैली गुजरात की चरखा। हजारों की भीड़ ने मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी भी 4 घंटे तक अथक गुजरातियों के स्नेह और सम्मान को सहेजते रहे, उनका अभिवादन करते रहे। पीएम मोदी का ये रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा, जिसमें पीएम मोदी ने अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट को कवर किया। 27 साल से तो बीजेपी यहाँ पर है। बीजेपी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ। सब अच्छा है। यहाँ कोई भी आवे पर यहाँ मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। हमारी कम हो जाने, मोदी ने रोज शो कराया तो आ जाएगा। तो क्या इस बार मोदी के गुजरात दुर्ग को फतह करने में जुटे विपक्ष की बेचैनी ये तस्वीरें बढ़ाने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की सारी घेरेबंदी, सारा गणित, धर्म जाति का सारा सूत्र मोदी मैजिक में साफ हो जाएगा? हालांकि जिन सीटों से होकर मोदी का काफिला गुजरा, उनमें पिछले चुनाव में 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास आई थीं, जबकि 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने जिस तरह का मेगा रोड शो किया, इसके बाद कयास इस इलाके में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के दरकने के भी लगाए जा रहे हैं। गुजरात में मोदी आएगा। मोदी जी? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। ओनली मोदी, ओनली मोदी। हाँ, अच्छा लगा ना लोगों को। आपके इलाके से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा जज्बा था सबका। जज्बा था। हाँ, अच्छा ये बताइए, कुछ वोट बैंक वोट बढ़ेगा उनका यहाँ से निकल के गए तो? हाँ पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। गुजरात में ठीक ठाक काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। तो क्या मोदी ने वोटर्स का मन बदल दिया है? क्योंकि बात दूसरे फेज की नहीं है, बल्कि पहले फेज की जंग में भी जिस तरह की वोटिंग हुई है, उसके बाद मोदी मैजिक के असर की चर्चा तेज हो चुकी है। और रही सही कसर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण दाव ने पूरी कर। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? इसमें शक नहीं कि गुजरात में मोदी का एफेक्शन, एक्शन और डेडिकेशन बेहद कन्विंसिंग रहा है। 2014 में गुजरात के विकास मॉडल को देश में अप्रूव कराकर मोदी ने भले राष्ट्र की बागडोर संभाल ली हो, लेकिन गुजरात की जनता बीजेपी के हक में सत्ता मोदी के नाम पर ही लिखती रही। देश से लेकर कई राज्यों की सत्ता से बेदखल हो चुकी कांग्रेस की बेचैनी उसके मोदी पर तीखे जुबानी हमले में दिखती है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था, तो राहुल गांधी ने 2019 में नारा दिया, चौकीदार चोर है। इसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात दिखा देने की बात कही, तो सुबोध कांत सहाय ने मोदी को हिटलर और तानाशाह तक कहा।
वहीं रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को क्रूर प्रधानमंत्री कहते हुए हमला बोला। मोदी पर कांग्रेस का बिलो द बेल्ट वार मोदी के वोट बैंक को और मजबूत करता गया। मोदी अपनी राजनीतिक लकीर पर कायम रहे। आज हालात ये हैं कि कभी मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी राम का नाम चुनावी मंचों से ले रही है। बीजेपी के और कांग्रेस के राम के जयकारे में भेद बता दिया। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? ये संगठन में एक महिला नहीं है। तो क्या कांग्रेस के लिए बात समझने की है कि मोदी ब्रांड राजनीति का काउंटर सतही और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड से नहीं हो सकता? लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि मोदी ने धर्म के साथ ही विकास की एक ऐसी लंबी लकीर खींची है जिसे लांघ पर सत्ता तक पहुंचना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ती है, सारी शक्ति, सामर्थ्य, गहरे संवाद और अपने विकास धर्म मॉडल के साथ। जबकि कांग्रेस के हाथ में न तो संवाद शक्ति दिखती है और न ही कोई गवर्नेंस मॉडल। ये फर्क वोटर्स के लिए बड़ा है। पीएम मोदी ने गुजरात में 28 रैलियां की और 3 रोड शो किए, जबकि राहुल गांधी ने 2 रैली की और एक भी रोड शो नहीं किया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने 7 रैली की और 7 रोड शो किए। पहला फेज निकल चुका है। 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर दांव खेला जा चुका है और नतीजे लॉक हो चुके हैं। अब बाजी दूसरे फेज की है, जिसमें दांव 93 सीटों पर है। सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 2017 के मुकाबले वोट प्रतिशत गिरा है। इस बार 63.14% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 66.75% वोटिंग हुई थी। खास बात यह है कि पहले फेज में पाटीदार बाहुल इलाकों में कम वोटिंग हुई, जबकि आदिवासी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कहीं ज्यादा था। सौराष्ट्र कच्छ इलाके में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर थी। अगर वोट प्रतिशत घटा है तो जाहिर है इसकी वजह आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। मोदी ने गुजरात में मुद्दा विकास का चुना था, लेकिन कांग्रेस ने रावण का जिक्र कर बीजेपी के पाले में मुद्दा डाल दिया। वो मुद्दा जिस पर 90 के दशक के गुजरात का सियासी नक्शा कसा गया और 2002 में मोदी सरकार बनी। तो क्या मोदी मैजिक एक बार फिर इतिहास दोहराने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, इतिहास लिखना और इतिहास बनाना मोदी का स्टाइल ऑफ एक्शन है, फिर चाहे वो चुनावी मैदान हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच। मोदी का विजन अपनी व्यापकता के साथ दुनिया को चकित करता है और यही वजह है कि दुनिया के जो दमदार लीडर्स हैं उनकी लिस्ट में मोदी शिखर पर काबिज हैं। राष्ट्र हित में मोदी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नए दोस्त बनाए तो पुराने दोस्तों से भी दोस्ती बखूबी निभाई और समय पड़ने पर दोस्त को सही राह भी बताई। और मोदी की यही बेबाकी, यही स्टाइल, यही नीति दुनिया के स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को कई गुना बढ़ाती भी है। मोदी जी कहते हैं, फर्क इतना सा है तेरे और मेरे इश्क में, तू माशूक की खातिर रात भर जगता है और मुझे मातृभूमि की हालत सोने नहीं देती। दुनिया के मंच पर मोदी के असरदार किरदार की सबसे ताजा तस्वीर है G20 समिट में न्यू इंडिया की दमदार और दीगर मौजूदगी। बीते 8 सालों में मोदी की विदेश नीति ने अगर नए दोस्त बनाए तो पुराने और परंपरागत दोस्तों से भी दोस्ती बखूबी निभाई। 2014 के आगे मोदी की अगुवाई वाला न्यू इंडिया दुनिया के बड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक और आजाद राय रखता है, फिर चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, ट्रेड हो या फिर वॉर। मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी दोस्ती के रिश्तों में न देश हित की अनदेखी की और न ही दूसरे देशों के रिएक्शंस की परवाह की। मोदी जब भी बोले, खुलकर बोले और बेबाक रहे। पीएम मोदी की यही बेबाकी उन्हें एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर दुनिया के मंच पर काबिज करती रही है।
विस्तारवाद, आतंकवाद जैसे बेहद चुनौती भरे मुद्दों के खिलाफ संतुलित आक्रामकता के साथ मोदी ने दुनिया को एक्शन लेने को बाध्य किया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहा मोदी का वसुधैव कुटुंबकम का वो सूत्र जो दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने G20 की भारत को मिली अध्यक्षता के मौके पर भी किया था। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। जनता जनार्दन ही शक्ति है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने मोदी के नेतृत्व में दुनिया का भरोसा जीता है। वैश्विक स्तर पर भारत इतना लाउड एंड क्लियर कभी नहीं रहा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोदी का वैश्विक विजन, जिसमें मानवता, राष्ट्रहित, प्रतिबद्धता, संवेदना और शांति सबसे ऊपर रही है। और इसी कसौटी पर मोदी ने अगर अमेरिका से दोस्ती मजबूत की है तो रूस के साथ भी अपनी प्रतिबद्धता और मित्र धर्म दोनों मजबूती के साथ पकड़ रखा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भी यूरोपीय देशों और अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद मोदी रूस के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। रूस से तेल खरीदी का करार किया और उसे जारी रखा। मोदी के इस नीति की तारीफ तो पाकिस्तान में इमरान खान तक ने की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। रिश्ते बनाना और रिश्ते निभाना मोदी को बखूबी आता है, लेकिन मोदी ने राष्ट्र हित को इसमें भी सर्वोपरि रखा। ड्रैगन की विस्तारवादी चाल को काउंटर करने के लिए एक तरफ हिंदुस्तान क्वाड का हिस्सा बना तो दूसरी तरफ सरहदों पर पीएलए को भारतीय जाबाजों ने तगड़ा जवाब भी दिया। मोदी ने जो नया भारत गढ़ा है वो अपनी शर्तों के साथ दुनिया के मंच पर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, मोदी अपनी विदेश यात्राओं में भारत के साथ उन देशों के संवेदनशील सूत्रों को स्पर्श कर संबंधों को और मजबूत करते रहे हैं। कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। रूस यूक्रेन जंग में शांति बहाली की उम्मीद अगर दुनिया ने किसी से बनाई है तो वो भारत है। बाइडेन और पुतिन दोनों ही ये बात बखूबी समझते हैं कि मोदी का किरदार एक असरदार रोल इस जंग के खात्मे में निभा सकता है। इसकी वजह रही है दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से मोदी का सतत शांति संवाद। इसमें शक नहीं कि मोदी दुनिया के केंद्र में है और मौजूदा आर्थिक और सामरिक हालातों से उबरने में दुनिया की नजर मोदी पर टिकी है।